जय हिंद दोस्तों। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, बहुत सारे बच्चे जो आईटीआई पास किए हैं, चूंकि आईटीआई करने का भी मैक्सिमम बच्चों का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है। असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन मेन टारगेट में होता है। अन्य सारे भी इस क्वालिफिकेशन से आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतया बहुत सारे बच्चों को बहुत तरह का कंफ्यूजन है कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन को लेकर के कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह के बारे में, या कौन कौन से ट्रेड वाले बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, इसके अलावा भी कितने चरणों में इसकी एग्जाम होती है, पीटी होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 कितने चरण में होता है, फिर उसके बाद सीबीटी 3 को आप साइको भी बोल सकते हैं, उसके बाद मेडिकल वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, बहुत तरह के इसमें चीज़ आपको जानने के लिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही वीडियो में इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसके माध्यम से दें, बशर्ते आप लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। एक दो स्टेप ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में कितनी बातें छुपी है और कितना सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है जो कि आपको 100% लाभान्वित कर सकता है असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए। और इससे पहले कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन से संबंधित मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये बातें अभी चलती है कि इसकी वैकेंसी कब तक आएगी। हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत बातें आपके या हमारे हाथों में नहीं होती है, और वैकेंसी का जो पोजीशन है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। पहले क्या होता था कि रेगुलर प्रत्येक साल वैकेंसी आती थी, बाद में हुआ कि फिर 2 साल गैप होने लगा, फिर उसके बाद 3 साल गैप होने लगा, और कमोबेश अभी वही वर्तमान सिचुएशन है कि 3 साल 3.5 साल गैप लगभग एक वैकेंसी से दूसरे वैकेंसी के बीच में दिख रहा है। और चूंकि लगभग 3 साल आपका हो गया इसके पहले की वैकेंसी का, तो अब यह है कि कभी भी इसकी वैकेंसी आ सकती है। वैसे भी ऑपरेटिंग पोस्ट वाली जो ये सब टेक्निकल वैकेंसीज है, आपका नॉन टेक में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा विलंब आपका नहीं होना है। तो जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं या जो बच्चे वर्तमान में आईटीआई कर रहे हैं, उनको लगता है कि 2-4-6 महीने में हमारा रिजल्ट आ जाएगा, या मे बी की वैकेंसी अगर अगले साल के प्रथम तिमाही में वैकेंसी निकलती है नेक्स्ट ईयर 2023 में, तो अभी से आप सीरियसली तैयारी करेंगे, तभी उस समय तक में आपका तैयारी पीक पे रहेगा। तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो अच्छी खासी संख्या में इसकी वैकेंसी आती है, और इसका कट ऑफ पर भी जब आप गौर करेंगे तो दूसरे एग्जाम के बनस्पत कट ऑफ इसका नॉर्मल रहता है या बनस्पत कम रहता है। इसलिए बच्चों में इसके प्रति अभिरुचि या रुचि बनी हुई रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के प्रति जो अट्रैक्शन होता है, बहुत सारे नॉन टेक बच्चे जो सिंपली डिग्री लिए हुए थे तो तेजी से वो आईटीआई करना चाहते हैं कि हमको जल्दी जॉब प्राप्त हो। तो इसलिए अगर आप आईटीआई कर लिए हैं या आईटीआई कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना नितांत आपके लिए आवश्यक है। और हर छोटी छोटी जानकारी, आज हमारे साथ में इंजीनियर आशीष सर हैं, और ये भी संजोग से इंजीनियर आशीष सर हैं। तो इंजीनियर आशीष सर इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर आशीष सर मैकेनिकल, और आप समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल का ही आपका पार्ट है आईटीआई का जो ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, और मैकेनिकल का पार्ट आपका डीजल मैकेनिक, फीटर वगैरह मैकेनिकल का पार्ट है। इसलिए दोनों सर को हम अपने साथ में रखे कि अगर सर ही खुद से अगर इसके बारे में विस्तार से बताएं तो हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में भी आएगी, और सर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी इस बात को कर पाएंगे। और तैयारी की आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। नॉन टेक तो मैक्सिमम बच्चे लगातार पढ़ते हैं, नॉन टेक के बारे में हम दूसरा वीडियो भी आपके लिए स्पेशल बनाएंगे, लेकिन ट्रेड से संबंधित जो एक्सपर्ट टीचर अभी आपके साथ में, दोनों इंजीनियर सर जो आपके साथ में है, तो इनसे बेहतर कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए हम आपको ये कहते हैं कि बहुत बातें अभी मार्केट में इस तरह की होती है, तो उस पर नहीं जाना है। आप जो देखेंगे समझेंगे, आपको क्वालिटी का भी एहसास टीचर का हो जाएगा। उस बात पर जो आंखों से आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा विश्वास आपको करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो 100% आपके लिए लाभान्वित होगा, और जो अभी से आप टारगेट अगले एएलपी के लिए बनाएंगे, टेक्नीशियन के लिए बनाएंगे, ये उसमें बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा आपके लिए। तो चलिए, हम चाहेंगे सर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करें और दोनों सर मिल करके इसमें पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मित्रों, आपके बीच में ये बताने के लिए आया हूं कि बहुत लंबे समय से आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर एएलपी से संबंधित वीडियो डालिए और इसकी पूरी जानकारी हमें दीजिए। तो आज हमारे साथ मैकेनिकल एक्सपर्ट आशीष सर भी हैं, और मैं स्वयं इलेक्ट्रिकल से ही हूं,
और ईश्वर की दया से हम दोनों का नाम भी आशीष ही है। और हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपके बीच अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो इस परीक्षा से, इस एएलपी बनने का जो सपना आपका है, मुझे लगता है ईश्वर भी आशीष जरूर आप पर बरसाएं। तो इन शब्दों के साथ हम आगे आपको बताने के कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। तो एएलपी, इसका पूरा नाम है साथियों असिस्टेंट लोको पायलट। और असिस्टेंट लोको पायलट, आप समझ रहे हैं कि एक पायलट जो एरोप्लेन को चलाता है और एक ये पायलट है जो आपकी रेलगाड़ी का संचालन करता है। तो पूरे ट्रेन के चलाने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर होती है और आप हजारों लोगों के जीवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी काम करते हैं। और दूसरी बात यह भी बता दें कि भारतीय रेलवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडर सेक्टर रहा है हमेशा से, और लाखों लोग इसमें आज भी रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो जैसा सभी सर भी बता रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, ये सब तो हमारे या सर के हाथ में नहीं है, ये आने वाली स्थितियों पर निर्भर करेगा, जिसकी सूचना आपको जरूर मिलती रहेगी। लेकिन ये जरूर हमारे हाथ में है कि हम तैयार हो जाएं, जो वैकेंसी आएगी या असिस्टेंट लोको पायलट है उसको बनने के लिए या इस सपने को साकार करने के लिए हमें करना क्या होगा। तो उस करने से पहले हम आपको बताते हैं, बड़ा इंटरेस्ट रहता है हमारे आईटीआई के मित्रों का, खास करके जो नए साथी हैं जिनका अभी मार्कशीट नहीं आया है, रिजल्ट आ गया है, और कुछ ऐसे साथी हैं जो 2022 सेशन वाले हैं, उनका रिजल्ट आना बाकी है, एग्जाम होना बाकी है। तो इन दोनों युवा साथियों के लिए हम सबसे पहले उनका इंटरेस्ट रहता है कि भाई साहब एएलपी में सैलरी कितना मिलता है। तो आइए आशीष सर जरा सैलरी के बारे में बताइए हमारे मित्रों को, सैलरी कितना रहता है। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने आपको बताया, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल वाले सर जो कि एमटेक किए हुए हैं और हमारा भी एमटेक हो चुका है, तो हम लोग काफी इस फील्ड में रिसर्च किए हुए हैं। आप ये समझिए हम लोगों का जो इसमें रोल है ना, वो आपको दिख जाएगा, क्वालिटी दिख जाएगा। तो हम इस चीज को यहाँ पे शुरू करते हैं। जो आपका देखिए आपके सामने ये लोको पायलट के लिए जो आपका वेतन कितना होगा और उसके बाद आपका प्रमोशन जो होगा किस किस स्टेप में होगा, तो आप यहां पे इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको तैयारी करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला चीज है कि आपका जो वेतनमान यहां पे दे रखा है, यहां पे वेतन के बारे में अगर हम बात करेंगे, वेतनमान आपको यहां पे दिख रहा है। देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें तो वेतन जो है, देखिए वेतन जो है आपका 5200 से लेकर के 20,000 तक है। आपका 5200 से लेकर के 20,000 तक का ये वेतन आपको दिखा रहा है, जो कि पे स्केल आपका यहां पे है, जो कि पे स्केल है। और ग्रेड पे देखेंगे तो ये 1900 का ग्रेड पे है। लेकिन अगर बेसिक पे के बारे में बात करेंगे तो ये 19,900 रुपया ये आपका बेसिक पे है। लेकिन ये आपका 7th पे मैट्रिक्स पे, उसी के बेसिक पे आधार पर कैलकुलेट किया हुआ है। अब देखिए इन सब चीजों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो आपका कुल वेतन जो मिलता है वो लगभग आपका इतना से इतना के बीच में आपका फ्लक्चुएट करेगा। तो ये इसका मेन फंडा होता है। जिनको भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा कि हमें वेतन कितना मिलेगा, हमारा पे स्केल क्या होगा, हमें हर महीने की हमारी सैलरी कितनी बनेगी, तो आप इनको यहां पे समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका एक प्रमोशन का बहुत बढ़िया यहां पे लिस्ट हमने तैयार किया है। और ये लिस्ट जो है आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि आप अगर कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपना फ्यूचर देखना चाहिए कि हमारा स्टेप जो है वो हम किस स्टेप में हम आगे बढ़ेंगे वहां पे। तो आपके लिए एक बेहतरीन चीज हम यहां पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए आप जब यहां पे सेलेक्ट होंगे तो आपका पोस्ट होगा असिस्टेंट लोको पायलट का। लेकिन जैसे ही आप कुछ दिन काम करेंगे, आपका अगर एक्सपीरियंस बढ़िया रहा तो आपका यहां पे तुरंत सीनियर पोस्ट पे आप चले जाएंगे, यानी कि सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट पोस्ट पे आप चले जाएंगे। देखिए कितना फास्ट यहां पे हो रहा है। अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो सरकार आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है कि आप तुरंत ही सीनियर पोस्ट पे चले जाएंगे। और सीनियर पोस्ट पे चले जाने के बाद आप फिर लोको पायलट को ग्रहण कर लेंगे। और लोको पायलट जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद समझिए कि आपको लोको पायलट का जो चरम होता है, जहां पे आपको जाना चाहिए, उसके आसपास आप पहुंच चुके हैं। और लास्ट जो इसका स्टेज होता है वो आपका होता है पावर कंट्रोलर। और यहां पे क्रू कंट्रोलर और लोको पायलट का जो सुपरवाइजर होता है वो यहां पे बन जाता है। तो ये इनका प्रमोशंस है। और भी जो इनकी गतिविधि है, और इनको हम लोग दूसरे स्लाइड में देखेंगे कि वो दूसरा स्लाइड कैसा है। तो सर दूसरे स्लाइड के बारे में यहां पे बताएंगे आपको। तो मित्रों आपने देख लिया कि हमारा जो सैलरी है वो 30 से 40 हजार आपको शुरुआती वेतन मिलता है। और साथ ही साथ हमने प्रमोशन को देखा, तो ऐसा सोचना है कि प्रमोशन के साथ साथ आपकी वेतन भी बढ़ती है, सुविधाएं भी बढ़ती है और आपका जीवन बड़ा सुखद होता है। तो अब हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करते हैं कि शैक्षणिक योग्यता हमारी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए जो एएलपी के लिए आवश्यक है। साथियों असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन, इन दोनों पदों के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन, इन दोनों पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आपको 10वीं तो होना ही चाहिए।
ठीक है। अब 10वीं में अगर आपने फर्स्ट डिवीजन किया है तब भी आप योग्य हैं, आप सेकंड डिवीजन है तब भी आप योग्य हैं। इस सारी बातों को लेकर आपको मन में संशय नहीं रखना है। लेकिन 10वीं के अलावा आपको आईटीआई होना जरूरी है साथियों, ठीक है। 10th के अलावा आपको आईटीआई निश्चित रूप से होना चाहिए। अब आईटीआई किन किन ट्रेड से होना चाहिए? तो आईटीआई मित्रों, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 साल का कोर्स किया है तो आप बिल्कुल योग्य हैं। यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से आईटीआई कंप्लीट किया है तब भी आप योग्य हैं। अगर आप फीटर ट्रेड से हैं, मैकेनिकल विभाग के अंदर ये आता है, तब भी आप योग्य हैं। मित्रों, आपने डीजल मैकेनिक 1 साल वाला आईटीआई जो होता है वह भी किया है तब भी आप योग्य हैं। आप ऑटोमोबाइल से आपने आईटीआई किया है जो मैकेनिकल सेक्शन के अंदर है, तब भी आप साथियों योग्य हैं। अभी हम पूरा सेक्शन बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी आईटीआई आती है, मैकेनिकल में कौन कौन सी आती है। लेकिन एक और बात आपको मैं बताऊं कि 10th प्लस आईटीआई के अलावे यह जो वैकेंसी है हमारे डिप्लोमा के साथियों के लिए भी बहुत मजेदार वैकेंसी है, क्योंकि बहुत बार ये शिकायतें रहती है कि इसमें तो सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, इस वैकेंसी में तो सिर्फ बीटेक एलिजिबल है। लेकिन यह साथियों एक जबरदस्त वैकेंसी है जिसमें आईटीआई किया वो भी आएंगे, डिप्लोमा वाले साथी भी आएंगे और हमारे बीटेक भी मुस्कुराते हुए यहां आ सकते हैं। साथियों, 10th प्लस डिप्लोमा, यदि आपने आईटीआई नहीं किया और आप 10वीं के बाद बिल्कुल आपने डिप्लोमा किया है, लेकिन ध्यान रखेंगे डिप्लोमा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया या फिर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया, ठीक है। ये 4 जो हमारे इलेक्ट्रिक ब्रांच हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये चारों बच्चे यहां पर योग्य माने जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी या बीटेक, इस दोनों में से कोई भी डिग्री आपके पास है और आप बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं, आप मैकेनिकल से हैं, आप ऑटोमोबाइल से हैं, तो आप एकदम योग्य हैं साथियों। तो आप ध्यान रखेंगे असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हमारा 10th प्लस आईटीआई के साथी, 10th प्लस डिप्लोमा के हमारे युवा साथी, बीटेक के हमारे साथी, ये सभी योग्य हैं। साथ ही साथ अगर बात करें हम असिस्टेंट लोको पायलट के अलावे एक जो महत्वपूर्ण पद हमारा यहाँ टेक्नीशियन का है, ठीक है, तो टेक्नीशियन के लिए ये सभी छात्र तो योग्य होते ही हैं। आपको 10th आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक भी योग्य होते हैं, लेकिन जिन्होंने 11th प्लस 10 प्लस 2 यानी जिन्होंने 12वीं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से कंप्लीट की है, पीसीएम से कंप्लीट की है, ठीक है, जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से इंटरमीडिएट किया है या सीबीएसई से 12th किया है, आईसीएसई बोर्ड से किया है, वो सभी बच्चे टेक्नीशियन पद हेतु योग्य माने जाते हैं। यानी आप ओनली टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, आप एएलपी के लिए योग्य नहीं है साथियों, आप ओनली टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि मेंशन सर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो 10th प्लस 2 किए हुए हैं वो पीसीएम से होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ अगर जिनके पास ये डिग्री होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एलिजिबल होगा, तो केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन जो पोस्ट होते हैं उनके लिए वो एलिजिबल होंगे। बाद बाकी सर ने बाइफरकेट करके आपको बता दिया है कि जो 10th किए हुए हैं और प्लस में आईटीआई किए हुए हैं वो इन सारे अगर ट्रेड में अगर वो आईटीआई किए होंगे तो उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद देखिए जो 10th किए हैं साथ ही साथ जो डिप्लोमा किए हैं उनके लिए ये सारा चीज है, और जो बी बीटेक वाले हैं उनके लिए यहां पे सामने आपको दिख रहा है। अब यहां पे एक चीज आपके सामने जो नोट करके लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले जो हैं या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वाले जो हैं वो इसके लिए योग्य नहीं है। चलिए आगे सर कंटिन्यू करेंगे। सही बात है सर। सिविल और कंप्यूटर के जो हमारे साथी हैं, चाहे उन्होंने डिप्लोमा या बीटेक किया है, उनका एएलपी में कोई वैकेंसी नहीं आती है और उस पद के लिए वो योग्य नहीं माने जाते हैं। आगे उम्र की रहती है कि हमारी उम्र जो है अधिकतम क्या हो सकती है और न्यूनतम क्या हो सकती है। तो जो युवा साथी आपको हम जानकारी दे दे, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, सामान्य श्रेणी के जो हमारे मित्र हैं, सामान्य श्रेणी के मित्रों के लिए जो उम्र की सीमा है वो 18 से 30 वर्ष है। यानी न्यूनतम 18 साल अगर आपकी उम्र हो चुकी है और आपने आईटीआई कंप्लीट कर लिया है तो आप जम के तैयारी करके बहुत कम उम्र में नौकरी पा सकते हैं, और अधिकतम 30 वर्ष, ठीक है। तो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष आयु है।
ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए अधिकतम उम्र की सीमा 33 वर्ष है, 33 इयर्स रखी गई है। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 35 वर्ष अधिकतम उम्र की सीमा है। और एसटी कैटेगरी के मित्रों के लिए भी 35 वर्ष अधिकतम उम्र की सीमा है। यानी एससी और एसटी कैटेगरी के जो हमारे साथी हैं उनकी अधिकतम उम्र की सीमा 35 है और न्यूनतम तो आपको पता ही चल गया, सभी के लिए 18 से, ठीक है। यानी 18 से 35, 18 से 35 एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 33 इयर्स और अन्य रिजर्व समान के लिए 18 से 30 वर्ष ये उम्र की सीमा होती है। अगला स्लाइड आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि जो आपका चयन प्रक्रिया होगा, हर चीज को आपको गौर से समझना होगा, तभी आप उस चीज पे फोकसाइज्ड होंगे। देखिए आपके सामने जो आपका सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे एएलपी या टेक्नीशियन दोनों के लिए, एएलपी या टेक्नीशियन दोनों के लिए अगर हम बात करेंगे तो दो फेजेज में आपके एग्जाम होंगे। एक तो आपका सीबीटी 1 होगा, एक आपका सीबीटी 2 होगा। ध्यान रखेंगे, एक आपका सीबीटी 1 होगा और एक आपका सीबीटी 2 होगा। हम लोग दोनों को अच्छे से आपके सामने रखेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो सीबीटी 2 जो होता है इसमें आपका पार्ट ए और पार्ट बी आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग सीबीटी 1 को जब क्रॉस करेंगे तो सीबीटी 2 आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग चीज होगा और यहीं से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो उस तरह भी एक्सप्लेन करेंगे सीबीटी 1 का क्या सीन है और सीबीटी 2 का क्या सीन है, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। साथियों, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्या होता है इसका मतलब? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी यह परीक्षा जो आपकी आयोजित होगी वो कंप्यूटर के माध्यम से होगी, यानी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। तो सीबीटी 1 के बारे में हम विस्तार से अभी बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो आपको चयन प्रक्रिया को आप समझ लें कि पहले तो आपको सीबीटी 1 करना है, पहला जो सीबीटी 1 है ऑनलाइन टेस्ट वो देना है। फिर जब आप वहां क्वालिफाई करते हैं तो आप सीबीटी 2 के लिए आते हैं। सीबीटी 2 में आपकी दो परीक्षाएं होती है, एक पार्ट ए होता है, दूसरा पार्ट बी होता है। जब यहां से भी आप चयनित हो जाते हैं तब आपका सीबीएटी होता है जो कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसको साइको कहा जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे ये साइको सिर्फ किसके लिए होता है? असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है। टेक्नीशियन में साइको का एग्जाम नहीं होता है साथियों। और जब आप साइको को असिस्टेंट लोको पायलट के लिए कंप्लीट कर जाते हैं, चयनित हो जाते हैं वहां, तब लास्ट में आपकी क्या होती है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त होती है। तो आइए हम बात करेंगे सीबीटी 1 में कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, उसमें कितना अंक होता है और उसके लिए क्या खासियत है, कैसे कैसे आप परीक्षा के लिए तैयार होंगे। तो सीबीटी 1 जो है छात्रों बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सभी में आपको ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सारे प्रश्नों में मित्रों आपको ऑप्शन रहेगा, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। परीक्षा तो कंप्यूटर पर ही होगी लेकिन सभी प्रश्न में ऑप्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अब प्रश्न कितना होगा, विषय क्या होगा, उस पर भी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सीबीटी 1 होता है उसमें आपकी क्या होगी दोस्तों? मैथ होगी। जो सबसे पहली एग्जाम होती है सीबीटी 1 की, उसमें मैथ से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें अंक कितना होगा? तो अंक भी 20 ही होता है, यानी हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स होता है। जनरल इंटेलिजेंस साथियों यहां भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके भी अंक कितने हो गए? 25 हो गए, यानी हर एक प्रश्न में 1 अंक होता है। फिर आपका जनरल साइंस है साथियों, जनरल साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के अंदर आपका फिजिक्स से भी प्रश्न रहता है, बायो से भी प्रश्न रहता है और आपकी केमिस्ट्री से भी प्रश्न रहता है। ये तीनों विषय से यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन, इसमें भी कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। और अंत में जो चौथा प्रश्न हमारा सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है, ठीक है। जो वर्तमान परिस्थितियों में घटनाएं घट रही है उन सभी से संबंधित प्रश्न होते हैं। उसकी संख्या 10 होती है छात्रों, ठीक है। और इसके भी अंक क्या होते हैं? 10। अगर आप टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कुल अंक सीबीटी 1 में 75 मार्क्स का होता है, यानी 75 क्वेश्चन और कितने अंक? 75 अंक। 75 क्वेश्चन एंड 75 मार्क्स। लेकिन ये ध्यान देंगे कि समय सीमा बहुत ही निर्धारित है, मात्र 60 मिनट है।
ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है 75, समय है 60 मिनट। आप देख लीजिए कि 1 मिनट भी आपके प्रश्नों के लिए, एक प्रश्न के लिए नहीं मिल रहा है। आपको कुछ सेकंड में इन प्रश्नों का आंसर देना है। ठीक है, अब सर ये बताएंगे, आशीष सर आपके बीच ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये CBT 1 क्यों हमारी रेलवे कंडक्ट करती है, क्या उद्देश्य है। करोड़ों की संख्या में फॉर्म आते हैं, वैकेंसी हजारों में आती है, ये आप जानते हैं, लेकिन उस करोड़ों से हजारों तक पहुंचने के लिए हमें बच्चों को छांटना है। रेलवे यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में इसे कंडक्ट करती है और आपको छांटती है। तो सर बताएंगे कि इस परीक्षा का क्या महत्व है। जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो सिलेबस है आपके CBT 1 के, इसमें इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इतने सारे मार्क्स को कितने समय में आपको कैलकुलेट करना है, कितने समय में आपको करना है, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस से चलेंगे, एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, तो हमको लगता है कि इससे बेहतर आपका प्रिपरेशन और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वह सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अगर हम बात करेंगे कि जो अभी आपके एग्जाम होंगे, ये 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा, तो इसमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें आपको पास करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, तो आपको पास करना है। इसमें सिर्फ पास करना है आपको। ये जो आपका है ये प्रीलिम्स टाइप का चीज होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होगा। अब देखिए, जो भी इसमें टेस्ट पेपर होंगे, जो भी आपका क्वेश्चंस होगा, उसके लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। यहां पे आपको ये चीजें दिख रही होगी, 1/3 नेगेटिव मार्क रखा जाता है। अब देखिए, जब आपके रिजल्ट आपको आएंगे, जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगे उनके अनुसार से आपका रिजल्ट तय होगा। यानी कि एक सीट के लिए 15 गुना आपका रिजल्ट जारी होगा। एक सीट के लिए 15 गुना रिजल्ट जारी होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको देखना है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं कि 15 गुना अधिक उम्मीदवार, यानी कहने का मतलब 15 गुना से भी ज्यादा लिया था, मिनिमम 15 गुना होगा, इससे ज्यादा उम्मीदवार को लिया जाएगा। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे एक और आ जाता है कि जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो कितना होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, कितने कितने मार्क्स बने हैं, उन सारी बातों पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो मिनिमम रखा गया वो रिजर्व कैटेगरी का, अनरिजर्व के लिए 40% है, और रिजर्व में ओबीसी है तो अगर वो उसका 30% है। अगर एससी के बारे में बात करेंगे तो 30% है, और अगर एसटी के बारे में बात करेंगे तो ये 25% है। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतना आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए, दूसरा चीज ये है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन हुआ है कि आपके जो प्रश्न रहेंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे। इसलिए जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे ना, उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है यहां पे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान गए तो आपका एनालिसिस यहां पे भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो होगा इन्हीं सारे प्रोसीजर के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। और एक बार मैं फिर और बता देना चाहता हूं कि ये जो CBT 1 होगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए होगा। सर एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट जो आपका स्लाइड होगा। बिल्कुल सर, आपने एकदम सही कहा है कि CBT 1 जो है वो सिर्फ बच्चों की छटनी के लिए होता है। इसका हमारे फाइनल मेरिट लिस्ट में कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन इसे क्वालिफाई करना आपके लिए बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप इसे पास नहीं करते हैं तो आप समझ लीजिए कि इस कंपटीशन परीक्षा की दौर से आप बाहर हो चुके हैं। ठीक है, आगे की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस स्टेज को पार करने के बाद दूसरा स्टेज क्या है, हम उस पर पहुंचते हैं। इसको पार करने के बाद जो दूसरा स्टेज है साथियों, उसको CBT 2 कहते हैं। क्या कहते हैं, CBT 2 कहते हैं। यह भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और यह भी ऑनलाइन ही होगा, और इसमें भी साथियों आपको क्या मिलेंगे, वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे। यहां भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उन ऑब्जेक्टिव का MCQ का आपको आंसर देना है। तो मैं पार्ट ए के बारे में आपसे चर्चा करता हूं कि जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आप आते हैं कहां, दूसरे एग्जामिनेशन CBT 2 के लिए। और यही CBT 2 का जो दोनों चरण है, आपका पार्ट ए और पार्ट बी, यही आपके सफलता के बिल्कुल करीब आपको ले जाएगा। तो पार्ट ए में विद्यार्थी जी यहां भी देखिए, आपको तगड़ा मेहनत करना है। मैथ में यहां भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका भी अंक कितना होता है, 25 होता है। जनरल इंटेलिजेंस में यहां भी आपको 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका भी अंक 25 होता है, यानी प्रत्येक प्रश्न पर आपको 1 अंक मिलते हैं। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है,
बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है, ये विषय आप लोगों ने आईटीआई के दौरान जरूर आपको पढ़ने को मिलता है। इसमें ये इंजीनियर की भाषा होती है, जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम क्या करते हैं, अपनी बातों को दूसरे इंजीनियर्स को समझा पाते हैं, या हमारे टेक्नीशियन उसी डिजाइन के आधार पर अपने काम को करते हैं। ठीक है, तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो हिस्सा होता है, वहां से साथियों 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। बड़ा महत्व है इसका, ठीक है ना। और ये ध्यान रखेंगे, इस वाले हिस्से में जो बेसिक साइंस होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पूछा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच रख रहा हूं कि जो पहला वाला सीबीटी था, उसके बेसिक साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पूछे जाते थे, और यहां वाले बेसिक साइंस में सिर्फ फिजिक्स पूछा जाता है मित्रों। और इसके अलावे आपकी कौन सी सब्जेक्ट होती है, तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। ये एकदम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ का फिजिक्स थोड़ा दमदार रहता है सर, फिजिक्स के जबरदस्त फिजिक्स पढ़ाते हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब बेसिक साइंस पढ़ेंगे तो आपको फील आ जाएगा, बेसिक साइंस पढ़ेंगे तो मजा आएगा। इसके साथ साथ देखिए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात हो रही है। मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आपको ये समझना है कि आपके सिलेबस सारे एकदम भरपूर आपके मेहनत किए हुए होने चाहिए। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सवाल है ना, इसको मैं ऐसे करवाऊंगा, आप उस समय जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, इनकी क्लैरिटी आपको सामने में दिख जाएगी। ठीक है, आपको लगेगा कि हम किस अप्रोच से पढ़े हैं, आपको वो प्रैक्टिकल चीज दिखेगी। क्योंकि हम लोगों को, खास करके मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था इंजीनियरिंग सर्विसेज का, तो उस समय में हम लोगों को भी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने की जरूरत थी। और हमारा जो सिलेबस था, लगभग 90% सिलेबस जो है आपके एएलपी से मिला हुआ था। और हम लोग जब प्रिपेयर करते थे, तो हम लोग का विजुअलाइजेशंस, हम लोग जब भी प्रोजेक्शंस वगैरह का पार्ट पढ़ते थे, हम लोगों का जो बेसिक्स आइडिया होता था कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पकड़ बनाना है और कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो मैं क्वालिटी आपको दिखाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत घिसा हूं इस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले पार्ट में भी, तो वो भी आपको क्वालिटी दिखाऊंगा उसका। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका मार्क्स कितना 40 मार्क्स का होगा, तो इसमें आपके बेसिक साइंस भी होंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन यहां पे आएगा आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स है साथियों, और उस करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन है, और इससे भी कितने अंक मिलेंगे आपको? 10 मिलेंगे। अगर सारे सब्जेक्ट को हम देख लें, मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग और करंट अफेयर्स, इस सभी को अगर एक साथ हम टोटलाइज करें तो कुल अंक हमारा कितना होता है? 100 होता है। यानी 100 प्रश्न, 100 प्रश्न, और आपका क्या हो गया मित्रों? 100 अंक। 100 प्रश्न और 100 मार्क्स, लेकिन समय सीमा देख लीजिए, मात्र 90 मिनट। यानी यहां भी एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, यानी कुछ सेकंडों में आपको प्रश्न को हल करना है। यानी इससे आप समझ सकते हैं, यदि क्वेश्चन पर हमारी पकड़ नहीं होगी, यदि प्रश्न पर हमारी पकड़ नहीं होगी, तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए, आप यहां अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएंगे और आपका सपना एएलपी बनने का वो पूरा नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्नों पर पकड़ जरूरी है, और जब क्वेश्चन पर पकड़ होगा साथियों, जब आप कंसेप्ट जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, तभी जाकर के आप सेकंडों में प्रश्न बनाने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हो पाएंगे। और एक चीज मैं ये बताना चाह रहा हूं अभी, कि आपको कहीं झेल झाल में नहीं फंसना है, बस और बस आपको क्वालिटी को खोजना है। और मैं ये कह रहा हूं, अगर मेरी क्वालिटी आपको पसंद आएगी ना, अगर मेरा सब्जेक्ट आपको पसंद आएगा, मेरा टर्म अगर आपको पसंद आएगा, तभी आकर के मेरे से आप पढ़ेंगे वहां पे। क्योंकि हम जानते हैं, आपके दर्द को हम समझते हैं, हम भी उसी रास्ते से घिसे हैं जिस रास्ते से अभी आप घिस रहे हैं। हम आपको पूरी तरह से समझ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अपना जितना हो सकता है उतना बेस्ट दे करके वो सब्जेक्ट आपका इतना मजबूत कर दें कि आपको लगेगा कि नहीं, हम कॉन्फिडेंस से ही 10 क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा झेल झाल में कहीं उस तरह से आपको कुछ माहौल में नहीं जाना है कि दिखावटी कुछ है और होता कुछ है, वैसे माहौल में आपको कहीं नहीं फंसना है, एकदम काम करना है। अब चूंकि देखिए, बार बार समय नहीं मिलता है, 4 साल के बाद फिर वैकेंसी आएगी, तो ये 4 साल का जो गैप होगा ना, वो आपके लाइफ को बर्बाद कर देगा। तो आपको चूज करना है कि हम राइट डायरेक्शन में हम कहां जाएंगे। तो ये अगर डिसीजन आपका अगर परफेक्ट हो गया ना, तो मेरा मानिए आपका रिजल्ट तय है। तो डिसीजन लेने में इस बार गलती किसी को नहीं करना है। तो आगे सर एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपका पार्ट ए का है। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी आपके सामने गिवन है। फिर हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट बी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। तो सर आपके सामने अभी नेगेटिव मार्किंग जो होगा सर यहां पे एक्सप्लेन करेंगे आपको। साथियों, हमारी जो पार्ट ए की एग्जाम हुई है, वहां पर
1/3 नेगेटिव मार्किंग है। समझ गए? कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? यानी अगर आपने 3 प्रश्न गलत बना दिए तो एक प्रश्न का अंक आपका खत्म हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ गए? यानी आपने अगर 9 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 3 प्रश्नों का अंक आपका समाप्त हो जाएगा, और जो वो सारे 9 गलत हुए उसका अंक भी आपको नहीं मिलेगा। यानी आपको 9 का 9 अब प्लस आपका 3 यानी 11 मार्क्स का आपको जो है सो 12 मार्क्स का क्या हो जाएगा? यदि आपने 3 × 3 यानी 9 क्वेश्चन आपने गलत बना दिए तो आपको 9 मार्क्स तो इसके गलत बनाने के कारण डिडक्ट हो जाएगा, प्लस निगेटिव मार्किंग के कारण आपका क्या हो जाएगा साथियों? अलग से 3 अंक और कट जाएगा, यानी 12 नंबर आपके क्या हो जाएंगे? माइनस में चले जाएंगे। इस वजह से आप ध्यान रखेंगे कि ऐसी कोई गलती करने का प्रयास आप नहीं करेंगे। सर बहुत बेहतरीन चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके सर ने बताया। ये बहुत बड़ा खतरा का चीज होता है। जिसके पास नॉलेज होगा ना वही इस चीज को रोक सकता है, वही एक्यूरेसी बना सकता है, अदरवाइज गलती लोग करेंगे। तो सर ने बहुत अच्छा चीज आपको एक्सप्लेन करके बताया कि आपका मार्क्स का कहां पे आप लैक करेंगे, तो आप क्वालिटी वाले चीज को हमेशा खोज करके आप काम करेंगे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 सर ने एक्सप्लेन कर ही दिया है, और न्यूनतम जो क्राइटेरिया है इसका, जो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% है, और आपके जो ओबीसी का है वो आपका 30% है, और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए भी कितना है तो 25% आपको दे रखा है। ये पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, सेम आपका यहां पे भी उसको ये फॉलो कर रहा है। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पार्ट बी है। सर भी आएंगे आपके सामने, पार्ट बी का मैं बात कर रहा हूं। पार्ट बी बहुत बड़ा आपका ये कहिए कि इस एलपी के लिए बैकबोन होता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, आप जब पिछला हिस्ट्री उलट करके देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो लोग लेट किए, जो लोग लेट से प्रिपरेशन करना शुरू किए, वो इसके बहुत बड़े भुक्तभोगी हैं। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर जिनको जज्बा है, जिनको करना है नौकरी, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पार्ट बी को टारगेट करके आप पार्ट बी को ऐसा बना लीजिए, ऐसा क्वालिटी डेवलप कर लीजिए कि आपसे जो सिलेक्शन प्रोसीजर वाला है ना वो भी आपसे घबरा जाए कि हम किसको सेलेक्ट करें इनमें से, वैसा क्वालिटी आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो सर अब ये पार्ट बी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट बी में साथियों आईटीआई ट्रेड थ्योरी से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये वही आईटीआई ट्रेड थ्योरी है जिसे 2 साल 1 साल डीजल मैकेनिक के दौरान, इलेक्ट्रीशियन के दौरान, फिटर के दौरान, इन सारे ट्रेडों के पढ़ने के दौरान आपने अध्ययन किया है। चाहे वो आपके फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो, चाहे आपके सेकेंड ईयर का सिलेबस हो, दोनों सालों के पूरे सिलेबस से यहां प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां पर जो प्रश्न है साथियों वो 75 प्रश्न पूछा जाता है, यानी 75 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको आईटीआई ट्रेड से होता है। लेकिन यहां भी साथियों 75 प्रश्न और समय की सीमा मात्र 60 मिनट। कितनी समय सीमा है? मात्र 60 मिनट। यानी यहां भी सेकंडों में आपको प्रश्न हल करने हैं, 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है। और यह ध्यान रखिएगा, अगर आपने, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप पहले स्टेज में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप दूसरे स्टेज के लिए योग्य नहीं होते हैं, और जब आप सीबीटी 2 के पार्ट ए में क्वालिफाई कर जाते हैं तब जाके आपको पार्ट बी देना होता है। और पार्ट बी जो है ये एग्जाम देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप इस पार्ट बी के एग्जाम में क्वालिफाई नहीं करेंगे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, क्वालिफाइंग स्कोर नहीं कंसीडर किया जाएगा। यानी कि इसकी न्यूनतम उत्तीर्णता अंक जो है साथियों वो 35% है। अब यहां मैं आपको एक बात बता दूं, 35% कम से कम आपको लाना ही है। इसका मतलब बहुत सारे युवा साथी समझते हैं कि अगर हम 75 अंक में से 35% अंक ला लिए, यानी 27 मार्क्स जो है वो अगर हमने ला लिया, 26-27 नंबर हमने ला लिया तो मेरा हो जाएगा। मैंने बहुत सारे युवा साथियों से मेरी बात हुई है, और जो पिछले आईटीआई के हमारे साथी रहे हैं, एएलपी में जिनका चयन भी हुआ या जो असफल भी रह गए, उन मित्रों से, उन साथियों से, उन बच्चों से जब हमने बात की तो उन्हें यह लग रहा था कि सर हमें तो पता था कि 26-27 नंबर तक हम पहुंच जाएंगे और ट्रेड में तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सर ऐसा हो नहीं पाया। साथियों ये 26-27 नंबर लाने की जो बात है, ये 35% जो लाने की बात है, उसके नीचे ये आप ध्यान से नहीं देखते हैं, ये न्यूनतम उत्तीर्णता अंक है, ये अधिकतम नहीं है। अधिकतम की सीमा यहां निर्धारित नहीं की गई है।
समझ गए। और हमने अनुभव किया था जिन बच्चों ने ट्रेड में 60, 65, 67 नंबर लाए थे, आज वो रेलवे में अपना जीवन चमका रहे हैं। इसीलिए ये 26-27 के चक्कर में मत पड़ना साथियों, आपको 35% न्यूनतम है, आपको ज्यादा से ज्यादा अंक लाने हैं, ताकि आपका मेरिट लिस्ट में यहां से क्या होगा, आपके चयन की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग यहां भी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम दो लोग जब कभी भी, दोनों आदमी जब कभी भी बात करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा भाई जो वेट कर रहा है उसको उस मुकाम पे हम लोग पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये कोर सब्जेक्ट रहा है। हम भी मैकेनिकल बैकग्राउंड से इतने घिसे हुए हैं, हमको पता है कि किस टॉपिक में आपको कहां परेशानी होगी और कहां पे किस लेवल में आपको पढ़ाना है, किस लेवल में आपको मटेरियल देना है। तो कभी भी बात होती है तो हम लोगों को लगता है कि नहीं, इस बार अच्छे से काम करना है, और वैसे बच्चे को, जो बच्चे को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, वैसे बच्चे का कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल में लेके जाना है ताकि वो सिलेक्शंस के बहुत करीब हो और उनको सिलेक्शंस मिल जाए। तो अगला जो होगा उस स्टेप को हम लोग यहां पे फिर देखते हैं। अगला स्टेप जो हमारा है, अगला प्रोसीजर जो होगा उसको हम लोग देखेंगे यहां पे। देखिए, बिल्कुल। अब जब तीनों परीक्षाएं हमने दे दी है, तो अब हमारे चयन के लिए मेधा सूची का निर्धारण कैसे होगा, यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा साथियों। तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आप यहां देख लीजिए। CBT 1 सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना था साथियों, ये क्वालिफाइंग था, यानी इसको पास करना जरूरी था, और इसको बिना पास किए आप CBT 2 में नहीं आ सकते थे, यानी पहली छटनी आपकी यहीं पर है। और यहां 15 गुना रिजल्ट हैं, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना रिजल्ट यहां पर दिया गया। और जब 15 गुना रिजल्ट यहां दिया गया, उसके बाद CBT 2 में आप चयनित हुए, और CBT 2 में आपने दोनों एग्जाम को क्रैक किया छात्रों। कौन कौन सा? आपका स्टेज 1, ठीक है, स्टेज A, और दूसरा स्टेज B, जिसमें स्टेज B में सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेड से प्रश्न पूछा गया था। और जब इस दोनों एग्जाम को आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, तब देखिए कि क्या आपके बीच रहता है। तो CBT 2 के मार्क्स का ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना क्यों आवश्यक है, जो मैं अभी कह रहा था कि आप 26-27 के चक्कर में मत पड़ना, उसका मुख्य रीजन ये है, 70% अंक जो हैं वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में CBT 2 से ही लिए जाते हैं। यदि आप ट्रेड में बहुत अच्छा करते हैं तो स्वाभाविक है आपका यहाँ स्कोर बढ़ता है। नॉन टेक में भी आपको अच्छा करना एकदम आवश्यक है, क्योंकि 40% तो लाना है नॉन टेक में भी, और टेक में वहां 35 लाना है जो मिनिमम है। और यदि हमने वहां अच्छा मार्क्स लाया है तो 70 में मेरा यहाँ स्कोर क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और जब मेरा स्कोर यहाँ 70 में, मान लीजिए आप टोटल 65 से लेकर के 70 के बीच पहुंचते हैं, तो आपको लगता है किसी में ताकत है कि आपको रोक लेगा? आपको तो कोई नहीं रोक पाएगा, आपको तो गारंटी जॉब होनी ही होगी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे दोस्त, कि हम लोग जब ट्रेड पढ़ाते हैं, या हम लोग यहाँ पे ट्रेड, अभी हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, हम लोग ट्रेड पढ़ाते हैं, तो हम बच्चे को यही कहते हैं हमेशा कि जितना हम कॉन्सेप्ट देते हैं ना, उससे जाकर के आप किसी भी बुक से जाके क्वेश्चन बनाओ, आपसे देखना क्वेश्चंस हल्के वे में बनेगा। आपको लगेगा कि जो मैंने पढ़ा है, जो उसका इमेजिनेशन आपको दिखेगा। क्वेश्चंस रटना नहीं है। हम दोनों का हमेशा से टारगेट यही रहता है कि क्वेश्चंस आपको रटने नहीं दूंगा, क्वेश्चंस को समझ करके कैसे सॉल्व करना है देखेंगे तो कॉन्सेप्ट याद आएगा। ये चीजें हम लोगों का मेन मूल, इस चीज के लिए हम लोग का टारगेट ही रहता है। तो आगे की बात अगर करेंगे तो वो आपका साइको का है, जिसका 30% मार्क्स इंक्लूडेड होता है। तो साइको भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सब कुछ कर लिए तो लास्ट में एक साइको है, इसमें भी आपको बेहतर करना है। तो हमारे यहां सारे एक्सपर्ट हैं, क्योंकि हमारे यहां कोई भी टीम जो है, कोई भी जो क्वालिटी वाले टीचर है, सब के सब हमारे यहां उपलब्ध है। आपको जो करना होगा आप अच्छे तरीके से यहां पे कर सकते हैं। अब देखिए, ये आपका CBT 2 और साइको को मिलाकर के आपका 100% क्या होगा यहां पे निर्धारण होगा। अब सर थोड़ा सा बताएंगे इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए क्या है इसका सीन? हाँ, जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका चयन हो जाता है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, वो छात्र साइको के लिए आते हैं, और साइको से 30% मार्क्स जो है वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाता है, लिया जाता है, और 70 और 30 मिलाकर के 100% मेरिट लिस्ट यहां से बनता है। और हमने पिछले अभी जस्ट आपके बीच ये चर्चा की थी कि जो बच्चे CBT 1, CBT 2 और साइको में सेलेक्ट हो गए, मेरिट लिस्ट बन गया, उनका अब क्या होगा, उनका अब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन।
ठीक है। एएलपी वालों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक। और जो टेक्नीशियन के छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल यहां रेड से आपको मेंशन किया गया है कि टेक्नीशियन के लिए जो छात्र हैं उनकी साइको नहीं होती है, उनका सीबीटी 2 से ही 100% मार्क्स का क्या होता है, निर्धारण होता है। सीबीटी 2 से ही उनका 100% मार्क्स का निर्धारण होता है। यानी टेक्नीशियन के छात्रों को भी ट्रेड के लिए एकदम जी जान से मेहनत करना है, क्योंकि उनका 70% नहीं है, उनका तो 100% है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी हम एक सेकंड सर बता देते हैं कि बहुत सारे युवा साथी को लगता है कि इस दौरान हमारी क्या क्या गतिविधियां होंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ये जान लीजिए कि इसमें 10th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको 12th का अगर आपने किया है पीसीएम से तो उसका भी आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आईटीआई का जो आपका अंक पत्र होता है, जो फाइनल ईयर का स्कोर कार्ड होता है, फाइनल ईयर का अंक पत्र होता है, वह भी आपको ले जाना है। साथ ही साथ आपकी जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसे भी लेकर के जाना है। यदि हमारे बीटेक या डिप्लोमा वाले मित्र यहां क्वालिफाई करते हैं तो उन लोगों को भी अपने बीटेक की सारी डिग्रियां, बीटेक के मार्कशीट, ये सभी ओरिजिनल लेकर जाने हैं। साथ ही साथ आपको फोटो भी लेकर जाना है अपना। और आप ये याद रखेंगे कि आप ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, वो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो भी आपको लेकर जाना है। साथ ही साथ पहचान पत्र भी ओरिजिनल लेकर जाना है और इसकी फोटो कॉपी भी 3-3 सेट करवा कर जानी है, अटेस्टेड करा कर जानी है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वहां वेरीफाई होगा, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है तो कुछ समय के लिए रख भी लिया जा सकता है, फिर आपको वापस पहुंचा दिया जाएगा, रिटर्न बैक कर दिया जाएगा अगर कहीं कोई इनकन्वीनियंस होती है तो ये सब भी आप तैयार रखेंगे। ओके साथियों, अब है कि अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित संकाय कौन कौन से होते हैं। जब आपकी वैकेंसी आती है तो वहां पर रहेगा इलेक्ट्रिकल संकाय, मैकेनिकल संकाय। तो हम जरा उस पर बात कर लेते हैं कि किन किन छात्रों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संकाय के अंदर रखा गया है, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर रखा गया है। साथियों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर चाहे हमारे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो या बीटेक इलेक्ट्रिकल हो, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल हो या बीटेक इलेक्ट्रिकल हो, या हमारे 10वीं के बाद आईटीआई करने वाले हमारे युवा नौजवान हो जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है, जिन्होंने वायरमैन ट्रेड से आईटीआई किया है, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किया है, जिन्होंने रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग से आईटीआई किया है, समझ गए। ये सारे साथी इलेक्ट्रिकल संकाय के अंदर आते हैं और वो इलेक्ट्रिकल संकाय के अंदर इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य होते हैं और उनको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस उनको ट्रेड में 75 मार्क्स के सीबीटी 2 के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो संकाय है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो, मैकेनिक टीवी, ये सभी ब्रांच से जिन छात्रों ने आईटीआई किया है। साथ ही साथ हमारे डिप्लोमा और बीटेक वाले जो मित्र हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ठीक है, वो भी यहां योग्य हैं। जिन्होंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो भी योग्य हैं। एक और बात हम आपको बता दें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो छात्र ट्रिपल ई ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, वो भी यहां पर योग्य माने जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले भी योग्य माने जाते हैं। और तो और पावर इंजीनियरिंग वाले जो छात्र हैं जिन्होंने बीटेक किया पावर इंजीनियरिंग से, वो भी यहां योग्य माने जाते हैं। तो आईटीआई के मित्रों के साथ साथ डिप्लोमा और बीटेक के भी जो हमारे युवा साथी हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी रेलवे सौंपती है। इसलिए ये जो वैकेंसी है वो सबके लिए बहुत जबरदस्त होती है। अब बात मैकेनिकल की होनी है
तो हम जो है सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इस विस्तार से बताएं। देखिए सर ने आपको इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अच्छे से सर ने बताया आपको कि आप अगर इलेक्ट्रिकल से हैं, साथ साथ डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं, तो आप इन सारी चीजों के लिए आप एलिजिबल हैं, इन सारा में आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पे मैकेनिकल के बारे में मैं बात करूं। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हुए हैं या फिर आप डिप्लोमा से किए हैं या फिर बीटेक से किए हैं, सेम चीज यहां पे भी वही चीज एलिजिबिलिटी है आपका कि अगर आप डिप्लोमा से हैं या फिर आप बीटेक से, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका ये ब्रांच रहा है, तो आप फीटर जो मैकेनिकल का होता है वो कोर होता है, उसमें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा फीटर फील्ड का सब्जेक्ट होता है, मजा आ जाएगा उसमें। फीटर हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे मैकेनिक और मोटर व्हीकल हो गया, फिर यहां पे ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, फिर यहां पे मैकेनिक डीजल हो गया, डीजल मैकेनिक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद टर्नर हो गया, फिर आपका यहां पे हीट इंजन कहा जाता है। उसके बाद देखिए आरएसी का आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमआरएसी बोलते हैं, आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का चीज आता है। तो ये सारा चीज जो है, जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर बीटेक हो, वो इन सब में से किसी को भी चूज करके अपना फॉर्म फिलअप करेंगे और इन सब चीजों में उनको जिसमें इंटरेस्ट लगता है कि नहीं, जिसमें हमारा पकड़ है, जो सब्जेक्ट हमारे लिए यूजफुल होगा, उन सब्जेक्ट के जरिए क्या कर सकते हैं, तो वो आप इतना पेपर सीबीटी 2 में जो पेपर पार्ट 2 होगा उसको आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक चौथा नंबर में जो आपको दिख रहा है वो है ऑटोमोबाइल का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और उससे संबंधित जो आपके संकाय है, इसके लिए भी सेम चीज है कि आपका डिप्लोमा के साथ साथ क्या होना चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए। इसमें देखिए कौन कौन से ट्रेड आपके सामने, एक तो मैकेनिक मोटर व्हीकल है, और दूसरा जो है वह ट्रैक्टर मैकेनिक है, तीसरा जो है यह मैकेनिक डीजल है, और चौथा जो है आपका हीट इंजन है। कहने का मतलब है कि जो लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग किए हुए हैं वो लोग इनके लिए एलिजिबल हैं। इनमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, इनमें किसी से भी आप फॉर्म अप्लाई करके आप अपना परफॉर्मेंस यहां पे दे सकते हैं। अब लास्ट में बचा 5वां नंबर, सर आपको यहां पे गाइड करेंगे। छात्रों, जो हमारे 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से जिन्होंने किया है, पीसीएम से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है, मैंने अभी बताया था कि वो हमारे जो छात्र हैं पीसीएम से जिन्होंने इंटरमीडिएट किया है वो बिल्कुल योग्य होते हैं आपको टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, किसके लिए योग्य होते हैं? टेक्नीशियन के लिए योग्य होते हैं। और टेक्नीशियन के लिए जो ये छात्र योग्य होते हैं, अब बड़ा सवाल ये होता है कि उनको ट्रेड में किस विषय से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो हमारे इंटरमीडिएट के जो युवा साथी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले मित्र हैं, उनको इन्हीं तीनों ट्रेड में से किसी एक को चुनना होगा। कौन कौन सा ट्रेड है? अगर वो इलेक्ट्रीशियन को चुनते हैं तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित प्रश्न उनको पूछा जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का चयन करते हैं तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर वो वायरमैन का चयन करते हैं तो उनको वायरमैन से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले साथी, इंटरमीडिएट वाले साथी जो इलेक्ट्रीशियन, जो टेक्नीशियन पद के लिए फॉर्म भरते हैं, उनको 75 मार्क्स का जो सीबीटी 2 में एग्जाम होगा ट्रेड के लिए, वो इन्हीं तीनों में से किसी एक ट्रेड से होगा। ये उनकी इच्छा पर है कि वो किस ट्रेड का चयन कर रहे हैं। ये जो सारा का सारा आपको विश्लेषण दिख रहा है, ये सबका विश्लेषण जो है ये ट्रेड के लिए है, और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग पिछले बार नहीं क्वालिफाई कर पाए, जो लोग अपने उस जगह पे नहीं पहुंच पाए, जिनका सपना, क्योंकि जानते हैं आप कि रेलवे जो होता है ये हम लोगों के लिए, आप पूरे देश के लिए अगर इंडिया की मैं बात करूं तो उनके लिए एक ड्रीम जॉब माना जाता है। तो ये किसका भी ड्रीम नहीं होगा, ये कोई नहीं कह सकता है, सबका ड्रीम होगा। लेकिन मैं बात करूं, अगर आप ट्रेड में अगर अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं तो ये तो आपका, आप ये समझिए कि इससे बेकार चीज कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि ट्रेड वाला जो चीज है इसको पूरा का पूरा फोकसाइज्ड हो जाना है। क्योंकि नॉन टेक तो बहुत लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ट्रेड को लोग अचानक पढ़ते हैं। तो अचानक कोई भी चीज आप देखिएगा तो आप, जाहिर सी बात है कि चकाचौंध हो जाइएगा, आपको लगेगा कि क्या चल रहा है। तो आपको पूरा का पूरा एनालिसिस पे ध्यान देना है और कहां पे फोकस करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर कुछ भी परेशानी होती है तो आप डायरेक्ट आकर के हमारे ऑफिस वाले सेंटर पे भी, यहां पे जो हमारा प्लेटफॉर्म सेंटर है पटना का, आप यहां पे भी आकर के विजिट कर सकते हैं। इसके बारे में आपको और भी चीजें आपको बता दिया जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन अगर रह गया होगा तो आप यहां पे पूछ सकते हैं उस चीज को। तो ये रहा आपका सारा प्रोसीजर जो था, किस हिसाब से आपको आना है, और अगर आपको अब लेट नहीं करना है। जो लोग लेट करेंगे वो हमेशा लेट करते चले जाएंगे। तो मेरे दोस्त, आपको
अपने शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर इससे पहले जो भी चीजें थी उसको निकाल देना है और नए सिरे से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना है। और हम दोनों आदमी हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जिस भी स्थिति में हो उस स्थिति में हम लोग काम करके आपको देंगे। आपको लगेगा कि नहीं, जो सब्जेक्ट हमको सर पढ़ाए हैं वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट का क्वालिटी हमको दिखता है। ऐसा हम लोग का विजुलाइजेशंस रहता है। हम लोग हमेशा विजुलाइजेशंस पे ही काम करते हैं। हम लोग कोई रटने रटाने वाले पे बात नहीं करते हैं। हम लोगों का हमेशा से फोकस रखता है कि बच्चे का इमेजिनेशन पावर को हमेशा बढ़ा दें। तो अगर सर कहना चाहते हैं लास्ट में तो सर कुछ कहेंगे, बाद बाकी ये वीडियो साथियों ना लेट करना है ना वेट करना है, क्योंकि अगर लेट और वेट इस दोनों के चक्कर में रहेंगे, हमें सिर्फ तैयार होना है। तो मैं ये कहूंगा, ना लेट करना है ना वेट करना है, हमें सिर्फ तैयार रहना है। और अंत में इस वीडियो में आपको एलपी के बारे में सारी जानकारी देने के बाद मैं कहना चाहूंगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।